गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बायो की दोनों क्लासेस मैं ही लूंगा। आज फर्स्ट क्लास भी मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड क्लास भी मैं लूंगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, कल हम डिस्कस कर रहे थे मिनरल रिचेज इन द सॉइल। इसमें हम कल अर्थ की लेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, जो अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, अर्थ की बच्चों जो डिफरेंट लेयर्स है उसके 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे सेंट्रल पार्ट जो है वो कोर है, सेकंड मेंटल है, और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है। तो बच्चों जो कोर जो लेयर है, कोर के अंदर निकल और आयरन जो है मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। मेंटल पार्ट के अंदर काफी सारी मेटल्स है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अलावा सिलिकेट है। ये मेंटल पार्ट को बनाते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है जो ज्यादा नहीं होती है लेंथ में, क्रस्ट जो लेयर है, और इसके अंदर ह्यूज रॉक्स पाई जाती है, सॉइल का फॉर्मेशन पाया जाता है, और डिफरेंट टाइप की मेटल्स पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स है वो पाई जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम सॉइल। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सॉइल। सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो क्रस्ट लेयर में होता है। अपन सॉइल को डिस्कस करेंगे, सॉइल कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। सॉइल कंपोनेंट्स की मैं बात करूं बच्चों, तो मिनरल जो मैटर है, जो मिनरल मैटर है वो 45% होता है, ठीक है। सेकंड लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 5% है, ठीक है बेटा। फिर लेते हैं थर्ड वाटर। वाटर 25%। फिर लेते हैं फोर्थ एयर 25%। फिफ्थ लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइन्थ क्लास आज के कारण से अरुण सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो फर्स्ट पीरियड मैं ही ले रहा हूँ और सेकंड भी मैं ही लूंगा, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मिनरल रिसोर्सेज सॉइल से हम सॉइल में डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अर्थ की जो लेयर है इनको हमने देख लिया है। बात करते हैं क्रस्ट की। जो क्रस्ट पार्ट है वहां पर बच्चों जो ह्यूज रॉक्स होती है, इनके वेदरिंग होने से, उनके डिग्रेड होने से
सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल क्या है कि अर्थ के क्रस्ट की जो टॉप लेयर होती है, अर्थ के क्रस्ट की जो टॉप लेयर होती है, दैट इज द सॉइल। वो क्या होती है? सॉइल होती है। तो सॉइल के अंदर काफी सारे कंपोनेंट होते हैं बच्चों। सबसे पहले तो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ह्यूमस है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंटेंट का पार्ट होता है, मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से एक कंप्लीट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों सॉइल के कंपोनेंट्स को हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट लेते हैं मिनरल मैटर। बच्चों सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है वो 45% होते हैं। सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है कितना होता है बेटा? 45%। ओके। सेकेंड हम लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जैसे कि ह्यूमस का जो पार्ट है, वो कितना होता है? 5% होता है। फिर लेते हैं सॉइल के अंदर नमी भी पाई जाती है, मॉइस्चर पाया जाता है। तो जो मॉइस्चर पार्ट है वो 25% होता है। आपको जो मॉइस्चर तो होता ही होता है बेटा। कभी आपको अगर लगे कि मॉइस्चर है या नहीं है, तो आप एक सॉइल को किसी यूटेंसिल में लेके उसको हीट करके देख लो, तो एकदम धीरे धीरे ड्राई हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर पार्ट है, जो वाटर है, वो 25% होता है। नेक्स्ट होते हैं एयर। बच्चों अच्छी एक फर्टाइल सॉइल की क्या खास बात होती है कि वो वेल एरेटेड भी होती है, उसमें एयर भी पाई जाती है। तो 25% पार्ट एयर होता है। और इसके अलावा सॉइल के अंदर बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी बैक्टीरिया है, फंगाई है, एल्गल पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट बनाते हैं इस सॉइल का। तो बच्चों सॉइल के जो कंपोनेंट्स है, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आपको ये समझ में आया? चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, सॉइल का फॉर्मेशन। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? नेक्स्ट लेते हैं बच्चों सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्योंकि अगर किसी एरिया की अगर सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, तो हो सकता है वापस से वो फर्टाइल हो जाए, है ना। तो इसलिए ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। सॉइल के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पीडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोजेनेसिस कहते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो अब इसके स्पीडोजेनेसिस के स्टेप्स क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट हम लेते हैं बच्चों इसमें वेदरिंग। ओके, सेकेंड हम लेते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर subsequent humidification and mineralization। ठीक है बेटा, पहले सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों नाइन्थ का बैच बहुत अच्छा बैच है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरेक्शन करके, आपको पढ़ा के।
बस बच्चों आपका जो अटेंशन है वो पढ़ाई के लिए ऐसा ही बना रहना चाहिए। 9th क्लास आपको पढ़ा के बहुत ही मजा आ रहा है और एक अच्छी क्लास बन रही है 9th के अंदर। और बच्चों आपका जो डेडिकेशन है अपनी स्टडीज के लिए वो ऐसा ही बना रहना चाहिए आगे भी, ठीक है ना। और 9th और 10th और मैं मानता हूँ 9th से लेकर 12th तक आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। जो बच्चे 9th से 12th स्टडीज को सही से करते हैं वो जीवन में बहुत सक्सेस पाते हैं। तो बेटा आप इसी तरीके से डेडिकेट होकर पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए एनसीईआर की बुक को जरूर फॉलो करें आप, है ना। हाँ कोई टॉपिक है उसको और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं नोट्स के द्वारा, है ना, बुक्स के द्वारा, लेकिन एनसीईआर की बुक को जरूर फॉलो करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो चट्टाने होती है, जो रॉक्स होती है, वो जब धीरे धीरे डिग्रेड होती है बारिश की वजह से, हवाएं, विंड फ्लो होने से, ठीक है ना, तो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स है वो अलग होते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सॉइल के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस। क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। और इसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन यह है कि किसी एरिया की सॉइल फर्टाइल है और वहां पर अच्छी खेती हो सकती है, फार्मिंग अच्छी हो सकती है। और हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद में वहां पर इनफर्टिलिटी आ जाए, सॉइल इनफर्टाइल हो जाए, है ना, इसमें मॉइस्चर की कमी आ गई, मिनरल्स की कमी आ गई, कोई भी कारण हो सकता है। तो सॉइल क्या हो गई, एक तरीके से एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वापस से फर्टाइल नहीं हो सकती है। वापस से हो सकता है कि वहां पर अच्छी बारिश होने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने से क्या है, सॉइल वापस से फर्टिलिटी को प्राप्त कर ले, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सॉइल जो होती है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। नेक्स्ट लेते हैं स्टेप्स पीडोजेनेसिस के। पीडोजेनेसिस के स्टेप्स क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है कि मौसम के कारण से, बारिश होने से, हवाएं चलने से, ठीक है ना, टेम्परेचर तेज होने से क्या होता है कि जो चट्टानें होती है वो क्रैक होती है, जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो अलग होते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सब्सिक्वेंट ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। क्या होता है बच्चों कि सॉइल के अंदर जो पेड़ पौधों के पार्ट हैं, प्लांट्स के जो पार्ट है, प्लांट्स की जो लीव्स है, प्लांट्स की जो ट्विक्स है, ठीक है ना, गोबर है, जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा है, गोबर है, तो वो जब डिग्रेड होता है वो सारा ऑर्गेनिक मैटर है। वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। तो वो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन के द्वारा जब गोबर डिग्रेड होता है, प्लांट के पार्ट डिग्रेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है और सॉइल के अंदर एक डार्क कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, जिसमें कार्बनिक कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो फिर मिनरल्स भी रिलीज होते हैं। क्या होता है, मिनरल्स भी रिलीज होते हैं। तो सॉइल के अंदर ह्यूमस के फॉर्मेशन को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। एंड सॉइल के अंदर मिनरल्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर, जो फंगाई है, इनकी एक्टिविटी से होता है और इससे क्या होता है, मिनरल्स रिलीज होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। तो वेदरिंग एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये दो स्टेप्स हैं पीडोजेनेसिस के। आप देख लीजिए बच्चों अच्छे से, ठीक है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन में सोर्सेज,
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन। बच्चों मैंने बताया आपको कि सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। क्लियर होगी बात? और एनवायरमेंट को नेचुरली इसका इफेक्ट करता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की सॉइल पॉल्यूटेड रहती है। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल के अंदर अनडिजायर्ड अनरिलेवेंट केमिकल्स का आना, वेस्ट का आना, सॉलिड वेस्ट का आना, गार्बेज का आ जाना, तो ये सब क्या है, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो नेचुरली किसी एरिया की सॉइल अगर पॉल्यूटेड है तो वो जो केमिकल्स है हार्मफुल वो प्लांट में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्लांट ग्रो होंगे जब, और उन प्लांट से फिर वो लिविंग बॉडीज में भी जाएंगे, एनिमल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? अनडिजायर्ड the undesired the undesired increase of chemicals, garbage, solid waste in the soil is called soil pollution. This is called soil pollution. Okay, बेटा? तो soil pollution के sources क्या क्या है? राम चौधरी हैंड डाउन कर लो अपना, लास्ट में बात करेंगे अपन। What are the sources of soil pollution? बच्चों here are the three sources of soil pollution. Solid waste. सॉलिड वेस्ट कोई भी है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, घरों से निकल रहा है, तो नेचुरली अगर वो डिग्रेड नहीं हो रहा है तो सॉइल में पड़ा तो सॉइल को पॉल्यूट करेगा। सेकेंड हम लेते हैं केमिकल्स, जो इंडस्ट्रीज से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, रिसर्च सेंटर्स जो है वहां से जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं तो वो ऐसे ही गिरा दिए जाते हैं सॉइल के अंदर, और उससे भी सॉइल पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट लेते हैं एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फार्मिंग के लिए, खेती के लिए एक्सेस अमाउंट में यदि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है तो दैट इज ऑल्सो पॉल्यूट द सॉइल, वो भी सॉइल को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। ओके बेटा, तो ध्यान से देखिए सॉइल पॉल्यूशन के सोर्स क्या है? सॉलिड वेस्ट, केमिकल्स एंड एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अंडरस्टूड? चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन।
बच्चों यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सॉइल इरोजन। बच्चों एक चीज मैं बता दूं आपको, जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो किसमें पाई जाती है? सॉइल की टॉप लेयर में। जो अर्थ सरफेस है उसकी जो टॉप लेयर सॉइल है, सॉइल में भी जो सबसे अपर लेयर होती है उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, मॉइस्ट। तो वो प्लांट्स के लिए यूजफुल है, वो प्लांट्स की ग्रोथ में रोल प्ले करता है। तो फर्टिलिटी मेनली वहां पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, कई बार तेज हवाएं चलने से, तेज रेनिंग होने से क्या होता है कि जो फर्टाइल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है। जैसे कि अपने रेगिस्तान क्यों है, आप बीकानेर में, जैसलमेर में रेगिस्तान क्यों है, डेजर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ जो जो फर्टाइल लेयर है वो रिमूव हो चुकी है। लेकिन अब डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, ठीक है ना, और इसको वापस से फर्टाइल होने में भी काफी साल लग जाएंगे, ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन क्या है? व्हाट इज द सॉइल इरोजन? So what is the soil erosion? The removal of top fertile layer of soil is called soil erosion. कि जो सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर होती है उसका रिमूव हो जाना, दैट इज द सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन से काफी सारे हार्मफुल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं खेती से रिलेटेड। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या क्या कोज हो सकते हैं? फर्स्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवाएं चलने से टॉप लेयर रिमूव हो जाती है। अगर सॉइल ओपन है, वहां पर कोई घास नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो सॉइल बंधी हुई नहीं रहेगी, तेज हवाएं चलेंगी, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या होगा, टॉप लेयर निकलती चली जाएगी, रिमूव होती चली जाएगी। सेकेंड नंबर लेते हैं हैवी रेन। तो जब जब हैवी रेन होती है, तेज बारिश आती है, तो उस बारिश के पानी के साथ में भी वो फर्टाइल टॉप लेयर को बहाकर ले जाती है। नेक्स्ट लेते हैं इम्प्रॉपर फार्मिंग एंड सस्पेंडेड कल्टीवेशन। कई बार क्या होता है कि फार्मिंग है, जो लैंड एरिया है खुले जहां पर खेती होती है, तो सही तरीके से फार्मिंग नहीं होती है, रेगुलरली फार्मिंग नहीं होती है। और कई लोगों जो खेत है, फार्म है, वहां पर कई महीनों तक, कई सालों तक खेती नहीं होती है, फार्मिंग नहीं होती है। तो सस्पेंडेड फार्मिंग, सस्पेंडेड फार्मिंग या कल्टीवेशन का मतलब है काफी लंबे समय तक खेती ना होना। तो इससे भी क्या होता है कि जो फार्म की या खेत की जो सॉइल होती है वो बंजर हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन एक्शन। बच्चों पेड़ों की कटाई करने से, फॉरेस्ट की कटाई, डिफॉरेस्टेशन होने से भी क्या होता है कि सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है, सॉइल इरोजन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्शन हो गया ये। तो ह्यूमन एक्शन के कारण से भी क्या होता है, सॉइल का इरोजन देखने को मिलता है। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम डस्ट स्टोम। बच्चों जो तेज आंधियां चलती है, जो अंधड़ चलते हैं, डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, इनके कारण से भी क्या होता है कि ड्रॉप जो फर्टाइल सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं फ्रीक्वेंट फ्लड। कि किसी एरिया में अगर बार बार फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ के पानी के साथ में जो फर्टाइल सॉइल की लेयर होती है वो चली जाती है बहकर, और वहां पर इनफर्टिलिटी आ जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है जो सॉइल है वहां की, ठीक है ना। तो दोबारा देखिए, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन में स्ट्रॉन्ग विंड, heavy rains, improper farming, suspended cultivation, human actions, dust storm and frequent flood। ओके बेटा, तो ये मेन 6 कॉजेज है सॉइल के इरोजन के। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। कि सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट लेते हैं लॉस ऑफ फर्टिलिटी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डेजर्टिफिकेशन।
एंड डेजर्टिफिकेशन। सेकंड हम लेते हैं लैंडस्लाइड। थर्ड लेते हैं लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज है, सेकंड इन हिली एरियाज। नेक्स्ट लेते हैं फ्लैश फ्लड, फेमाइन, सिल्टिंग ऑफ वाटर रेजर्वोयर्स, बेटा हियर आई हैव राइट द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं नेचर में, एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में। सबसे पहले लेते हैं लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डेजर्टिफिकेशन। कि सॉइल के इरोजन होने से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लॉस हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान का विस्तार होता है, डेजर्ट का जो है एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं लैंड स्लाइड इन हिली एरिया। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर क्या है कि लैंड स्लाइड हो सकती है, जमीन खिसक सकती है, जमीन की लेयर खिसक सकती है। थर्ड लेते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड मतलब अचानक बाढ़ आने के खतरे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। फेमाइन, फेमाइन का मतलब जब सॉइल इनफर्टाइल है तो वहां उपजाऊपन खत्म हो गया है, अब वहां पर अच्छी फार्मिंग नहीं हो रही है तो सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है। उस एरिया में जहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो चुका है तो वहां पर खेती अच्छी नहीं होगी, वहां पर खाने की कमी आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेमाइन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिल्टिंग ऑफ वाटर, वाटर रिजर्वायर के। कुछ एरिया या पहाड़ी एरिया है जहाँ पर वाटर रिजर्वायर होते हैं, जहाँ पानी को स्टोर रखा जाता है, तो वो सिल्ट हो सकते हैं, वो हट सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। तो वाटर रिजर्वायर भी क्या होते हैं, हटते चले जाते हैं सॉइल इरोजन के कारण से, ठीक है बेटा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन में लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डेजर्टिफिकेशन। सेकंड लेते हैं लैंड स्लाइड्स इन हिली एरियाज, ओके। थर्ड इज फ्लैश फ्लड। फोर्थ इज फेमाइन। फिफ्थ इज सिल्टिंग ऑफ वाटर रेजर्वायर। ये जो वाटर रेजर्वायर है इनकी सिल्टिंग होती है, ओके बेटा। तो क्लियर है आपके? आप सबसे मैं नेक्स्ट क्लास भी मैं ही लूंगा तो अपन उसमें और डिटेल में बात कर लेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो बता देना मेरे को। अब जल्दी से लेते हैं बच्चों प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। इंटेंसिव क्रॉपिंग,
प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में फर्स्ट इंटेंसिव क्रॉपिंग, सेकंड टेरेस फार्मिंग, थर्ड इज सोइंग ग्रासेस एंड प्लांटिंग द जीरोफाइट, फोर्थ इज द प्रॉपर ड्रेनेज, canals around the field, around the field, and fifth is the making strong embankment along the river bank. बच्चों मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूँ और फिर इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अपन, और फिर अपन बायोजियोकेमिकल साइकिल भी स्टार्ट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में इंटेंसिव क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, सोइंग ग्रासेस एंड प्लांटिंग जीरोफाइट्स, प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल्स अराउंड द फील्ड, मेकिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स अलोंग द रिवर बैंक। ओके बेटा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरी है एक बार पूछ लीजिए ना, 5 मिनट रिमेनिंग है।